नमस्कार दोस्तों, शेयर म्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक मेरे व्यूअर ने पूछा है श्रेय इंफ्रा कंपनी के बारे में। तो आज मैं इसी की जानकारी लेकर आया हूँ कि कंपनी के साथ क्या हो रहा है, कंपनी कहाँ से और कौन इसके मालिक है और अब किसके पास है कंपनी। तो ये 2020-22 के आसपास की बात है कि जब हेमंत कनौरिया, जो इसके मालिक है, जिन्होंने संस्थापक भी है, इन्होंने एक मीडिया को इंटरव्यू में कहा था कि कुछ लोगों ने मिलकर उनकी कंपनी को बर्बाद कर दिया है। और ये जो कुछ लोगों को जो नाम उन्होंने बताए थे, जो इशारा भी था उनका कि आरबीआई, एनसीएलटी और कुछ बैंक जिन्होंने इनको कर्जा दे रखा था, इन लोगों ने मिलकर अच्छी खासी कंपनी को बर्बाद कर दिया उनकी। ये इनके मालिक का आरोप था। तो आज हम इसी वीडियो में जानेंगे कि कंपनी कैसे बर्बाद हुई और बर्बाद करने के जिम्मेदार आखिर कौन है। तो इस कंपनी की जो स्थापना की थी हेमंत कनौरिया ने 1979 में कलकत्ता से की थी। इन्होंने स्थापना की थी इसकी। और पहले इनका जो कारोबार था, आटा मिल थी, 2 आटा मिल चलाते थे, वो कारोबार था इनका परिवार का। बाद में इसने सुनील कनौरिया के साथ मिलकर एक श्री कृष्णा फाइनेंस लिमिटेड करके एक कंपनी की स्थापना की थी, प्राइवेट लिमिटेड, श्री कृष्णा के नाम से। और उसी का नाम बाद में इन्होंने बदलकर श्रेय इंफ्रा नाम की एक कंपनी बना ली। और एक दूसरी कंपनी निकली थी श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड और श्रेय इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड, फाइनेंस इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस लिमिटेड। 2 कंपनियां थी इनकी, श्रेय इंफ्रा और श्रेय इक्विपमेंट। ये कंपनी का जो कारोबार है, बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र के जो उद्योगपति जुड़े हैं, जो बड़े बड़े ठेके लेते हैं, रेलवे के ठेके, बिजली के ठेके, सड़कों के, हाईवे के, इनके ठेके लेते, उनके लिए फाइनेंस का काम करती है, वित्त पोषण का काम करती है कंपनी। यानी कि एक तरह से एक एनबीएफसी कंपनी के रूप में है ये। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन निर्माण क्षेत्र से भी जुड़ी हुई कंपनी है। तो इसका शेयर चर्चित कब आता है कि 2018 के आसपास केंद्र सरकार एक घोषणा करती है कि जो बुलेट प्रूफ और हाईवे ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन चलाने की घोषणा करती है। उस समय ये शेयर 80 रुपये से लेकर 140 रुपये तक पहुंच जाता है, क्योंकि इसका काम था उन लोगों को फाइनेंस करना या उनसे जुड़ा काम करना जो कि रेलवे के लिए काम कर रहे थे या उनके लिए। तब ये शेयर काफ़ी चर्चित भी रहा था और एकदम करीब करीब 40-50% का रिटर्न दिया था इसने। तो ये जो कंपनी का साथ शुरू से काफ़ी अच्छा काम रहा। इनका एक फाउंडेशन भी चलता है कि कनौरिया फाउंडेशन के नाम से। इसके तहत ये बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतज़ाम करते हैं, जो कि सूर्योदय के नाम से स्कूल चलाते हैं और वहाँ से गरीब बच्चों की फ्री में पढ़ाई वगैरह का इंतज़ाम करते हैं। इसके अलावा ये जो काम करते हैं, जो एसिड पीड़ित महिलाएं होती है, उनके इलाज के लिए उनके लिए काम करते हैं। मतलब एक समाज सेवा से जुड़ा हुआ भी काम करते हैं। तो अभी इसकी जो शेयर की जो प्राइस है 2 रुपये और 2 रुपये 10 पैसे के आसपास प्राइस है। इसका शेयर टेम्परेरी अभी डिलिस्टेड शेयर मार्केट से, वहाँ पर कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही किसी प्रकार का। आप शेयर बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं इसको। तो डिलिस्ट पड़ा हुआ शेयर है और करीब करीब ये 2021 से ही डिलिस्ट पड़ा हुआ है। यहाँ पर लाखों करोड़ों इन्वेस्टर फंसे हुए, खासकर रिटेलर, जब इन्होंने 2018 में 100 रुपये के ऊपर शेयर खरीदे हैं। हालांकि उसकी पहले भी जिसने भी खरीदा हो, चाहे 50 में खरीदा, 60 में खरीदा, 40 में, 30 में, लेकिन सभी इसके अंदर फंसते चले गए। शेयर बहुत तेज़ी से गिरा था, सबसे तेज़ी से गिरने वाला शेयर माना जाता है ये। लेकिन ये जो कंपनी है, ये भारत के अलावा लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट है ये। इस कंपनी ने अंडमान में जो बिजली परियोजनाएं थी उसके लिए इन्होंने वित्त पोषण का काम किया हुआ है, रेलवे के लिए वित्त पोषण का काम किया हुआ है, सड़क हाईवे के लिए इनके लिए किया हुआ है। मतलब किसी ज़माने में अपने निवेशकों को मालामाल करने वाली कंपनी भी रही है। लेकिन अभी इस कंपनी की जो दुर्गति हुई है, इस दुर्गति के लिए ये जिम्मेदार ठहराते हैं आरबीआई, एनसीएलटी और बैंकों को। सारे मामले की शुरुआत कब होती है कि जब 2018 की बात है, कि 18-19 के आसपास की बात है, कि सरकारी क्षेत्र की एक एनबीएफसी कंपनी थी, IL&FS फाइनेंस। इन कंपनी में करीब करीब 1 लाख करोड़ का घोटाला निकला था। ये एनबीएफसी कंपनियाँ थी, यहाँ पर काफ़ी जो ऑडिट वगैरह की रिपोर्ट निकल के आती है, ऑडिट पर ऑडिट बिठाए जाते हैं, तो वहाँ पर करीब 1 लाख करोड़ का घोटाला निकल के आता है। वो उसका काम भी यही था। वो भी बैंकों से फाइनेंस सर्विस पैसा लेती थी और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जब काम हो रहा था, सरकार को इनको फाइनेंस करती थी।
तो वहाँ पर भी काफ़ी मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि गड़बड़ झाला, इतना बड़ा गड़बड़ झाला निकला कि उसकी जांच आज तक चल रही है। तो उसके बाद से क्या होता है कि जो आरबीआई सतर्क हो जाती है और इसे काम करने वाली जितनी भी कंपनियां थी, जो फाइनेंस का काम करती थी, वित्त पोषण का, जो उनके सारे सबके ऊपर नजरें उसकी टिक जाती है। और उसी लपेटे में ये आ जाती है श्रेय इंफ्रा। जब इसकी जांच की जाती थी, इसके अंदर बड़े बड़े मामले निकल के आते हैं कि करीब करीब 50,000 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा था उस समय, जबकि अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट, बैलेंस शीट वगैरह में अपने आप को सही दिखा रहे थे। लेकिन जितना बड़ा कर्जा, इतना कर्जा निकल के आया था। दूसरी बात ये कि इनके जो ऐसे लोगों को लोन दे रखा था जो कि मतलब संदिग्ध थे, ऐसे लोगों को लोन देने का रिपोर्ट भी सामने आती है, बड़ा गड़बड़ झाला सामने आता है। तो उसके बाद में जब ये कार्रवाई शुरू होती है, तो जब ये काफ़ी कर्जा मतलब चुका देते हैं, जो बैंकों का इनका कर्जा होता है करीब 20,000 करोड़ का कर्जा चुका देते हैं, और करीब 30,000 करोड़ रुपए और 2,000 करोड़ रुपए ब्याज, 32,000 करोड़ रुपए का देनदारी बाकी होती है। ये सारी बातें हो जाती शुरुआत में 2020 के बाद से ही। और उस समय क्या होता है कि जो आरबीआई इस मामले को, और जितने बैंक सारे इसको एनसीएलटी में ले जाते हैं दिवालिया प्रोसेस के तहत। तब ये जो मामले निकल के आते हैं, तो इनके जो मालिक है, जो हेमंत कनौरिया वगैरह, ये एक अपील भी लगाते हो इसमें एनसीएलटी में कि भाई हम कर्जा चुकाने के लिए ब्याज सहित कर्जा चुका देंगे, आप इसको दिवालिया मत करो कंपनी को। लेकिन वहाँ इनकी अर्जी की कोई सुनवाई नहीं होती है, और उल्टा ये हो जाता है कि इनके जितने भी जो खाते थे, बैंक खाते वगैरह, सब फ्रीज कर दिए जाते हैं। इनके कार्यालय ऊपर छापे पड़ते हैं, और इनकी जो जिन लोगों को इन्होंने लोन दे रखा था उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है। इनकी जो कार्रवाई, जो अपील को ना तो आरबीआई सुनता है, नहीं एनसीएलटी सुनती है, नहीं वो बैंक सुनते हैं जिन्होंने कर्जा दे रखा था, और सारे सारे एनसीएलटी में ले जाते हैं। एनसीएलटी में जाके एक कंपनी दिवालिया आउट हो जाती है। और दिवालिया होने के बाद में क्या होता है कि इस कंपनी को जो जितना जो बोर्ड था, बोर्ड को आरबीआई भंग कर देती है, और वहीं पर मतलब अपने दूसरे बड़ौदा बैंक के जो राजेंद्र शर्मा वगैरह, उनको मतलब बोर्ड में बिठा देती है। अब इनका जो बोर्ड था श्रेय इंफ्रा का, सारे बोर्डों को भंग कर देती है, सारे खाते अपने अंडर में ले लेती है, सारा कारोबार अपने अंडर में ले लेती है। तो अभी ये NARCL उसके अंडर में कंपनी है, उनके पास कंपनी है, वो अभी इसको कंपनी को अभी काम सब बंद है, लेकिन कंपनी को अभी वही संभाल रहे हैं। तो कंपनी संकट में कैसे आती है कि इसके जो जब 2019 के बाद में जब कोरोना आता है, तो कोरोना में क्या होता है कि काफ़ी जो वर्कर्स है, जितने काम काज करने वाले थे, सारे काम काज छोड़ के अपने घर भाग जाते हैं, और पूरे देश भर में काम काज लगभग ठप हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि श्रेय इंफ्रा ने जिनको भी कर्जा दे रखा था, उनके यहाँ भी कर्मचारी का काम ठप हो जाता है, तो वो भी अपना कर्जा वापस दे नहीं पाते हैं। तो इस कारण हालांकि सरकार ने घोषणा भी करी थी कि जिनके भी कर्जे, वो कर्जे वापस चुकाने के लिए कोई टाइम पीरियड दिया जाएगा, लेकिन इनको वो टाइम पीरियड भी नहीं दिया गया। फिर किसी तरह ये कुछ 3,000 रुपये कर्जा वापस चुका भी थे भी, लेकिन आखिर में देखा कंपनी को डिलिस्ट करवा दिया है, और कंपनी में अभी काफ़ी लोग फंसे पड़े हैं। अब कंपनी का जो क्या होगा ये कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि वापस ये लिस्ट होगी या नहीं होगी, या किसके पास जाएगी, या कौन संभालेगा। इन्होंने कई जगह अपील लगाई, लेकिन उस अपील की किसी ने भी सुनवाई नहीं की है। तो ये होता दोस्तों, शेयर मार्केट में कई बार इस तरह की स्थिति हो जाती है कि अगर कोई मरीज है, तो मरीज को ये करना चाहिए कि उसको इलाज कराए, उसको इलाज मिले, सुविधा मिले, उसको मतलब ठीक करे ताकि वो वापस अपना काम काज करे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मरीज को कसाई के पास सौंप दिया, और उसके टुकड़े टुकड़े कर कर दूसरों को भेज दिए, यानी उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया, मार दिया। ये स्थिति बना दी है। आप भी कुछ सोचिए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मालिक जिम्मेदार, या एनसीएलटी, या आरबीआई, या वो बैंक। क्योंकि गलतियां मालिक से भी काफ़ी हुई है। क्या जो संदिग्ध लेन देन की है उसकी जांच पड़ताल में वो पाए गए, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब इतना बड़ा काम करते हैं तो आपको पारदर्शिता रखना चाहिए। तो वो पारदर्शिता की कमी इनके द्वारा भी रही है, और कुछ उनके द्वारा, लेकिन आखिर दोनों की इसमें पिसा है रिटेल इन्वेस्टर। उसको कुछ भी हाथ नहीं लगा, उसका सारा पैसा खत्म हो चुका है। तो ये है दोस्तों श्रेय इंफ्रा की कहानी। ये है बहुत लंबी कहानी है, मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। आगे क्या होगा हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि कोई खरीदार इस कंपनी को आ जाए और वापस इस शेयर को रीलिस्ट हो जाए वापस, तो शायद हो सकता है रीलिस्ट होने पर आपको कुछ पैसा मिले बाद में, लेकिन कब होगा क्या होगा ये अभी भविष्य गर्द में दबा है। तो आज केवल इतना है दोस्तों, कल फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में नई जानकारी के साथ।
मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए।